वीडियोस के अंदर असेट्स के बारे में फुल डिस्कशन कर लिया था, असेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है लायबिलिटीज। असेट्स का जस्ट रिवर्स कह सकते हैं हम लायबिलिटीज को। असेट्स का मतलब था वो सारी चीजें या वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का मतलब हम जनरली ले सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी। लायबिलिटीज का मतलब है द अमाउंट विच इज द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स, द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। इट मीन्स फर्म को जो अमाउंट आउटसाइडर्स को पे करना है वो सारी कहलाती है फर्म की लायबिलिटीज। क्या मतलब है लायबिलिटीज का? लायबिलिटीज का मतलब है वो सारा अमाउंट जो एक फर्म को आउटसाइडर्स को पे करना है वो कहलाती है उसकी लायबिलिटीज। क्लियर सबको? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के जो टाइप्स हैं वो लायबिलिटीज जो है दो टाइप की होगी। फर्स्ट है आपकी नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं इसको, और सेकंड है आपकी करंट लायबिलिटीज। जिस तरह से असेट्स के अंदर दो टाइप के फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, उसी तरह लायबिलिटीज के भी सेम दो पार्ट है। फर्स्ट जो है आपका नॉन करंट या इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, और दूसरा है करंट लायबिलिटीज या इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको एक लंबे टाइम पीरियड के बाद करना है वो कहलाती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या? वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट फर्म को एक आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड करना है वो कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट एक शॉर्ट टाइम पीरियड में फर्म को दूसरों को देना है वो कहलाती है आपकी करंट लायबिलिटीज। क्लियर है सबको? अब हम डिस्कस करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट चीज जो आती है वो आता है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स, जिनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट आइटम है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ये होता है कि वो लोन जो फर्म ने एक लंबे टाइम पीरियड के लिए किसी से लिए हैं, चाहे वो बैंक हो सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या और भी कोई तरीका हो सकता है जिसके थ्रू फर्म ने जो है कहीं से अगर लोन लिया है वो आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन के अंदर। इसको हम बैंक लोन भी कह सकते हैं। बैंक लोन जो फर्म ने किससे लिया है? बैंक से लिया है, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या होगा? लॉन्ग टाइम पीरियड होगा। लॉन्ग टाइम पीरियड का मतलब यहां से यहां पर ये 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स। अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए अगर फर्म ने कहीं से लोन ले रखा है तो वो किसका पार्ट होगा? लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट होगा या बैंक लोन का पार्ट होगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है? लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर किसी से लोन लिया है तो वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। सेकेंड थिंग है इसके अंदर डिबेंचर। नाम सुना है कभी आपने पहले डिबेंचर्स का? डिबेंचर जो है वो भी एक टाइप का लॉन्ग टर्म लोन ही है। क्या है डिबेंचर? वो भी एक टाइप का लॉन्ग टर्म लोन ही है। तो डिबेंचर में क्या होता है कि जनरली डिबेंचर्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे शेयर्स, डिबेंचर, रिलायंस कंपनी के शेयर्स इशू हुए मार्केट के अंदर। जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि रिलायंस जो है या जियो जो है वो अपने आईपीओ लाने वाला है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं तो उनको कहा जाता है आईपीओ। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर भी एक टाइप का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से लोन एक्वायर करती है। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पर जो लोन लिया जा रहा है वो किससे लिया जा रहा है? किसी बैंक से लिया जा रहा है या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी जो है वो जो लोन एक्वायर कर रही है, जो फंड एक्वायर कर रही है वो कहां से कर रही है? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है जनरल पब्लिक के अंदर। तो अगर कंपनी हम लोगों से लोन लेती है थ्रू इशू डिबेंचर्स, वो कहलाते हैं आपके डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ कंपनी एक्वायर्स लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। समझ आ गया सबको? अगर कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से लोन एक्वायर कर रही है थ्रू द इशू ऑफ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, देन इट इज कॉल्ड डिबेंचर। क्लियर? तो ये हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स थे, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड था आपका डिबेंचर्स। फिर हम डिस्कस करते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था करंट एसेट्स के एग्जांपल। तो अगर आप करंट एसेट्स के एग्जांपल को जस्ट रिवर्स करेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो आ जाएगी।
करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? जैसे हमने करंट असेट्स के अंदर देखा था बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक के अकाउंट के अंदर अपना पैसा जितना जमा है वो कहलाता है हमारा बैंक बैलेंस। जैसा मैंने कहा करंट लायबिलिटीज जो जस्ट रिवर्स है करंट असेट्स की, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? बैंक में जितना पैसा जमा है वो तो है बैंक बैलेंस, लेकिन कभी आपने सुना है कि जितना पैसा आपका बैंक के अंदर डिपॉजिट है आपने उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉल कर लिया हो? पॉसिबल है क्या ऐसा कि जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा है आपने उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर लिया हो? आपके भी सभी के सेविंग अकाउंट होंगे। सपोज कीजिए आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 5000 रुपीज डिपॉजिट है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? 5000। अगर हम मिनिमम बैलेंस जीरो बैलेंस वाला अकाउंट मान करके चले कि आपको बैंक में कुछ बैलेंस रखना कंपलसरी नहीं है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितना विड्रॉल कर सकते हैं? 5000 रुपीज। लेकिन बैंक जो है वो अपने कुछ कस्टमर्स को मतलब जिनकी क्रेडिट वर्थनेस जो है वो अच्छी है, जिनकी क्रेडिट अच्छी है, गुडविल अच्छी है, उन कस्टमर्स को एक फैसिलिटी भी देता है जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जिसमें क्या होता है कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है, सपोज आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट है, तो बैंक आपको इस 10,000 से ज्यादा अमाउंट, सपोज कीजिए 50,000 दे दिया, बैंक आपको उस 10,000 डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी जो देता है उसी को कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अभी अगर सपोज कीजिए 10,000 जमा है और हमने विड्रॉल कर लिए 15,000 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा विड्रॉल किया हमने? 5,000। ये जो 5,000 रुपीज है यही कहलाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा निकालना। तो समझ में आ गया सबको बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो हमारे को बैंक प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हम जितना अमाउंट अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही कहलाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। और जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है वो सेविंग अकाउंट पर नहीं मिलती। सेविंग अकाउंट हम लोग जनरली हम जैसे लोग खुलवाते हैं जो बिजनेसमैन नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट पर मिलती है, और करंट अकाउंट जनरली होते हैं बिजनेसमैन के, जिसमें दिन भर में लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा अमाउंट हम ना तो विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन से अकाउंट पर मिलती है? करंट अकाउंट पर। क्लियर सबको? बैंक अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा करंट लायबिलिटीज है वो है क्रेडिटर्स। आपने एसेट्स के अंदर देखा था डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या था? देनदार। जिन लोगों से हमें पैसा रिसीव होने वाला है वो कहलाते हैं हमारे लिए देनदार। उसी तरह से जिन लोगों को हमें पेमेंट करना है या जिन लोगों को हमें पेमेंट देना है वो कहलाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार। क्या कहते हैं? लेनदार। जैसे डेटर्स को कहते थे देनदार, देने वाले, उसी तरह से क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, लेने वाले। यानी जो लोग आपसे पैसे लेंगे वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। तो आपसे पैसे लेंगे कौन या आपसे पैसे मांगेगा कौन? जिन लोगों से आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है। क्या किया है? परचेज किया, खरीदा है, वो लोग कहलाते हैं आपके लिए क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स कहते हैं जिन लोगों को आपने गुड्स क्रेडिट पर सेल किया वो, तो क्रेडिटर्स क्या होंगे? जिन लोगों से आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया तो उस परचेज के बदले पैसे मांगेंगे, इसलिए वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है बिल्स पेबल। मैंने पहले ही समझा दिया था बिल्स पेबल के बारे में कि बिल्स पेबल क्या होते हैं। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही पार्ट है। इसमें एक ही डॉक्यूमेंट होता है लेकिन पार्टी टू पार्टी वो वेरी करता है। जैसे सेलर के लिए या ड्रॉवर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है, उसी तरह से परचेजर के लिए या ड्रॉई के लिए जो है वो बिल्स पेबल कहलाता है, जिसमें क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया हुआ है और उसका पेमेंट जो है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड किया जाएगा, वो कहलाता है आपका बिल्स पेबल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन। जैसे हमने अभी नॉन करंट लायबिलिटीज में पढ़ा था लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन हमने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लिया है अप टू 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स, वो कहलाता है लॉन्ग टर्म लोन। उसी तरह से अगर हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप टू 1 ईयर
अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक के लिए अगर हमने कोई लोन लिया है तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। वो किसी से भी हो सकता है, वो बैंक से हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, फैमिली मेंबर से हो सकता है, किसी भी से हो सकता है। वो कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन, अगर लोन शॉर्ट टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर तक के लिए दिया गया है तो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक कुछ अलग सा यूनिक सा वर्ड आया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग को हिंदी में कहते हैं देने बाकी। क्या कहते हैं? देने बाकी। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो देने बाकी हैं वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, कि वो खर्चे जो आपने कर तो दिए हैं लेकिन उनका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है, वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं या जो भी आपकी फैक्ट्री लगी हुई है वो आपने रेंट पर ले रखा है। क्या कर रखा है? रेंट पर ले रखी है। जैसे ही महीना कंप्लीट होता है हम रेंट का पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका महीना कंप्लीट हो गया, 2 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर भी आपने अभी तक रेंट का पेमेंट नहीं किया। क्या? रेंट का पेमेंट नहीं किया है तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट का अमाउंट देना बाकी है तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारी क्या हुई? एक तरह से लाइबिलिटी हुई, क्योंकि इसका पेमेंट हमें आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स मतलब लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट करना बाकी है तो वो कहलाएगा हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर? लास्ट आता है आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर अनअर्न्ड इनकम। क्या? अनअर्न्ड, अर्न मतलब होता है जो रिसीव हो चुकी है या जो कमा ली गई है। अनअर्न्ड मतलब वो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है। क्या? वो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है। अनअर्न्ड को हम ये भी लिख सकते हैं रिसीव इन एडवांस। क्या लिख सकते हैं? रिसीव इन एडवांस। वो अमाउंट जो हमने एडवांस में रिसीव हो चुका है, हमने अभी तक काम किया नहीं है लेकिन उस काम के बदले में जो अमाउंट है वो हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है तो वो कहलाता है रिसीव इन एडवांस। सपोज कीजिए आपको किसी पर्सन ने गुड्स का ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को 10,000 रुपीज का गुड्स चाहिए, आप ये 2,000 रुपीज जो है एडवांस रखिए। क्या? 10,000 का ऑर्डर मिला है हमारे को और 2,000 रुपए उस बंदे ने हमें एडवांस दे दिए, लेकिन अभी तक हमने उसको गुड्स का ऑर्डर दिया नहीं है, मतलब सॉरी गुड्स का अभी तक हमने उसको डिलीवरी नहीं दी, तो वो 2,000 रुपए जो हमारे को रिसीव हो चुके हैं वो हमारे लिए क्या होंगे? रिसीव इन एडवांस। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी इशू हुई, क्योंकि अगर सपोज कीजिए हमने उसको गुड्स जो है वो सप्लाई नहीं किया या गुड्स की डिलीवरी नहीं दी तो वो पर्सन जो हमारे से 2,000 रुपए मांगता है। लायबिलिटीज का हमने मतलब यही कहा था कि वो सारी चीजें या वो पेमेंट जो एक फर्म को किसी आउटसाइडर्स को पे करने हैं तो ये 2,000 रुपए में क्या करने पड़ेंगे? उस पर्सन को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। इसीलिए इसको अनअर्न्ड इनकम को हम लायबिलिटीज के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर? तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लायबिलिटीज वाला पोर्शन पूरा। लायबिलिटीज का मतलब हमने देख लिया क्या होता है, लायबिलिटीज के कितने टाइप्स हैं वो देख लिया, इनके एग्जांपल्स क्या है वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है सबको? इसको नोट डाउन कर लो।